रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो ये आपके इस जो जारी के लिए वहाँ भी फैमिली सेटल थी, तो हमने हमारे पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, उन्होंने रेफर उनको किया कि भाई आप मालूमात गैदर करें। तो क्योंकि वो लोग हार्डली 15 से 20 दिन ही हुए थे कराने शिफ्ट हुए हुए, तो वहाँ के इलाके मकीन तो उनको जानते ही नहीं थे, तो शक के दायरा बढ़ता गया। उसकी बेस के ऊपर फिर हमने जब पुलिस FIR चेक करवाई तो पता चला ये फेक FIR है। देन फिर अब होता ही था जब इन्वेस्टिगेटर उनके घर में जाते थे, उनकी वीडियो से मिलने थे, वीडियो बैठी हुई थी और वो हर सवाल के आंसर के लिए कमरे में जाती फिर वापस आती। हमारे इन्वेस्टिगेटर जो था तकरीबन 15 डेज उनके गेट पे मौजूद रहा, मुख्तलिफ उनकी शिफ्ट में लगती थी इन्वेस्टिगेटर टीम्स की, और वो फुल मॉनिटरिंग कर रहे थे। आखिरकार पता चला कि वो साहब हयात है और जाली डॉक्यूमेंट सारे सबमिट हुए हुए थे, नाजरा डेथ सर्टिफिकेट जाली, पुलिस FIR जाली, और तकरीबन ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन का केस था, तो फिर बाद में रिफ्यूज़ किया। इंश्योरेंस में एक क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, किसी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसके हवाले से EFU की क्या प्रोटोकॉल्स हैं और इसको कैसे इंश्योर करते हैं? तो हमारी कॉन्फिडेंशियल पॉलिसी IT के बारे में ये तो वो फॉलो होगी, प्लस हमारा जो सिस्टम है उसका राइट सबके पास नहीं होता। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये क्लेम सेक्शन देख रहा है तो उसके बाद उस क्लेम सेक्शन का ही राइट होगा, बाकी वो उसके टाइप्स डिसेबल आ रहा है सिस्टम में। तो हर बॉडी ने अपने राइट बेस काम किया, उसमें राइट्स असाइन किए हुए, डिपेंड्स वो बंदे का काम किया। पहली चीज़ तो वहाँ से हम कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हमने एक्सटर्नल इंटरनल ईमेल्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है, ठीक है, वो हमने हर सबको एक्सेस नहीं दिया। इंटरनल ईमेल्स तो सबके पास एक्सेस है, एक्सटर्नल ईमेल्स कोई कर नहीं सकता है, रिसीव नहीं कर सकता, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ जॉब। तो जिसका काम ऐसा है कि जो बाहर से कॉरेस्पॉन्डेंस करनी किसी क्लाइंट से करनी, उसको एक्सेस दिया है, बाकी हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया। तीसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे डेस्कटॉप सिस्टम किया था, हमने थिन क्लाइंट इंस्टॉल किया। ठीक है, थिन क्लाइंट होता है कि उसमें आपके पास USB वगैरह इनपुट नहीं होती, ठीक है, यानी डाटा कहीं आप दे नहीं सकते या कोई चीज़ नहीं करते। प्लस कोई भी इंस्टॉलेशन होती है वो सर्वर बेस्ड होती है, यानी मुझे अगर किसी के सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है मुझे सर्वर करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट अपना बंदा अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकता। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शन हमने लगाई है सिस्टम में, जिसकी वजह से डेटा कॉन्फिडेंशियल क्या है कि वहाँ पे ब्रीच होती नहीं है आसानी से। सर इंश्योरेंस एक और ऐसी इंडस्ट्री है जो कि प्रोन टू है मनी लॉन्ड्रिंग से, इसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है, तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटोकॉल किस तरह फॉलो करते हैं? हमारे पास एक तो ईमेल पॉलिसी डिज़ाइन हुई लीगल की तरफ से, ठीक है, प्लस जो भी एम्प्लॉय न्यू हायर होता है पुराने कैंडिडेट ऑलरेडी ट्रेनिंग की हुई ईमेल कंप्लाइंस पर, तो उनको सारे प्रोसेस पता है कि ईमेल करना क्या, ठीक है। थर्ड के हमने उसको एक अपना ISO प्रोसीजर बना होता है, तो हमारा हर प्रोसेस ISO डॉक्यूमेंटेड होता है, ठीक है। हमने उसका पार्ट बना दिया कि कोई भी क्लाइंट आता है, फॉर मैं अपनी कॉर्पोरेट क्लाइंट की बात करूँ, ठीक है, हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है हम सबसे पहले उससे KYC लेते हैं कि उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसके डायरेक्टर्स कौन कौन है, फिर हम डायरेक्टर्स की स्क्रूटनी कर रहे होते हैं, उनका नादर बेसिस कर रहे होते हैं, बेसिक केस है, ठीक है, फिर उसको कनेक्टा वगैरह वर्ल्ड चेक पे हम उसको नाम को चेक कर रहे होते हैं कि उसका कहीं ऐसा कोई फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन को हम मैप कर दें, उससे कोई एसोसिएशन तो नहीं है, ठीक है, तो हम वो सारी फॉरवर्ड अपनी चेकलिस्ट पूरी करते हैं ईमेल की। कोई भी फाइंडिंग होती है तो हम उसको रेफर करते हैं लीगल डिपार्टमेंट में, फिर उसको लीगल टेकअप करते आगे करना है उसको। तो सेम विद इंडिविजुअल लाइफ, कोई भी इंडिविजुअल पॉलिसी हम लेते हैं पहले होती है अंडरराइटिंग, ठीक है, अंडरराइटिंग दो टाइप की होती है, तो आप मेडिकल अंडरराइटिंग करते हैं बंदे की कोई बीमारी वगैरह तो ये कुछ है, दूसरा उसको करते हैं ईमेल, ठीक है, कि उसका CIC वगैरह चेक किया, नादर वेरिफिकेशन सब चीज़ें प्रॉपर कर रहे हो, सब चीज़ ओके होती है तो हम फिर पॉलिसी शुरू कर रहे हैं, बटन पॉलिसी शुरू कर रहे हैं, ये हमारे प्रोटोकॉल बना हुआ है। सर क्लेम के हवाले से मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन जब कोई बंदा रेफर जुड़ेगा तो मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में बहुत कॉमन सिनेरियो है, तो आप कितना फेस करते हैं? ये बेसिकली मटेरियल की बात कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल लाइफ के अंदर फॉल करता है, क्योंकि ग्रुप जो इंश्योरेंस होती है ब्लैंकेट कवर होता है अंडर एक FCL के तहत। नॉर्मली इंडिविजुअल लाइफ में ये होता है कि जिस वक्त आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेते हैं तो क्लाइंट से आप प्रपोजल फॉर्म देते हो, उसको साइन करते हैं, उसको डिक्लेरेशन देता है और उसमें मेंशन होता है क्लियरली कि इफ एनी illness which diagnosed prior to this insurance मैं कम्युनिकेटिंग टू EFU लाइफ, और नहीं है तो वो है। अगर कोई लेट्स सपोज कोई एक डिसेबिलिटी का क्लेम आता है कि जी उनको हार्ट अटैक हुआ, इनिशियली जिस वक्त पॉलिसी ली गई थी उसके नॉन मेडिकल लिमिट के अंदर वो केस था, उसने अपने क्वेश्चनर फॉर्म पे सारी चीज़ें नो जो भी इलनेस से रिलेटेड सब मार्क करनी ही नो। अब पॉलिसी ली है 2022 के अंदर, इलनेसेस उसके उनकी कंडीशन जो हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक है, तो वो उसकी लेट्स सपोज उसकी हिस्ट्री 5-6 साल पुरानी चली, मगर उसने मेंशन नहीं किया वो। सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन्वेस्टिगेशन होती है, हम हॉस्पिटल से रिकॉर्ड गेट करते हैं, उससे पता चलता है कि क्योंकि जब आप कोई इस तरह से हो तो आप पिछले 5 साल या 6 साल का रिकॉर्ड छुपा नहीं सकते हैं, तो आप मुख्तलिफ हॉस्पिटल से रब्ता करते हैं, उनसे पहले आप फॉर्म फिल करवाते हैं, क्लेम आता है कि लेट्स सपोज हार्ट अटैक का क्लेम आया, उसने कहा कि जी डॉक्टर जिस वक्त हार्ट अटैक हुआ
उस वक्त आप डॉक्टर को जो बताते हैं कि जी आपको इलनेस है तो आप रिकॉर्ड शो करते हैं, डॉक्टर मांगते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम क्लाइंट से कहते हैं और रिस्पेक्टेड हॉस्पिटल से कहते हैं कि हमें ये प्रोवाइड कीजिए डॉक्यूमेंट। तो वो जो हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ एडमिशन होती है या डिस्चार्ज के वक्त होती है, वो सारी हम उनसे एट द टाइम ऑफ डिसेबिलिटी क्लेम मांगते हैं और उसी को असेस करते हैं कि ये प्रायर टू द इलनेस है क्लेम या उसकी कोई इलनेस प्रायर टू द इंश्योरेंस ली हुई है, तो उसकी बेसिस पर असेस करते हैं। एक चीज़ ऐड करते हैं, टेक्निकल टर्म से बात करें तो एक टर्म होती है एंटी सिलेक्शन, ठीक है। एंटी सिलेक्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मुझे हार्ट की डिजीज़ है, ठीक है, मुझे पता है मुझे सीरियस बीमारी है, मैं चाहता हूँ मैं इंश्योरेंस पॉलिसी बाई कर लेता हूँ। क्यों? मुझे पता है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स 5 ईयर्स में मसला हो सकता है, तो लेट्स बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी। दिस इज कॉल्ड एंटी सिलेक्शन, ठीक है। इसको हमने रोकने के लिए हमें ये क्या हुआ है कि हमने हमारे क्लॉज होता है प्री एग्जिस्टिंग कवर। हम यूजुअली प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को कवर नहीं करते, वो स्टैंडर्ड क्लॉज है मार्केट में कि अगर प्रायर टू बाइंग एन इंश्योरेंस अगर आपको कोई बीमारी है, ठीक है, वो बीमारी का अगर कोई क्लेम आता है तो वो क्लेम पेबल नहीं है। तो ये कि हमने कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनाया हुआ है, प्लस एंटी सिलेक्शन इसी तरह से हम स्टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ से बहुत सी चीज़ें फिट आउट हो जाती हैं। एक एजुकेशन पर्पज से सवाल पूछना कि जिस तरह क्लाइंट ने किसी क्लाइंट ने 2016 में इंश्योरेंस पॉलिसी की, उस वक्त उसको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं थी, लेकिन उनको बाद में जाके 2018 2020 में कोई मेडिकल कंडीशन होती है, लेकिन वो अपने इंश्योरेंस को उसके बारे में इन्फॉर्म नहीं करते। उससे कोई देखें, जो पॉलिसी कंटिन्यूस चल रही है एक्टिवली, यानी कि एक्टिव पॉलिसीज चल रही होती है, उसमें बीच में अगर आप कुछ ना हो भी गया आपको और आप नहीं बता रहे तो इसमें कुछ वो नहीं है, जायका नहीं है वो, क्योंकि आप हाँ ऐसा होता है कि एक क्लॉज कराती है रीइंस्टेटमेंट। लेट्स सपोज 2 साल पॉलिसी चली, उस 2 साल में आपको कुछ नहीं हुआ होता, तीसरे साल आपने पॉलिसी का प्रीमियम नहीं दिया, मगर उसी साल आप लेट्स सपोज डायबिटिक पेशेंट हुए, तो ये फील्ड होता है, एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है एट द टाइम ऑफ रीइंस्टेटमेंट ऑफ द पॉलिसी, है कि आपकी पॉलिसी को कंटिन्यू करने के लिए वो फॉर्म फिल कराती है, वो हेल्थ के लिए होता है। उसमें सेम वही डिक्लेरेशन जो है उसने प्रपोजल के टाइम पे साइन किया, तो मैं ऑलमोस्ट वही इन्फॉर्मेशन वो उस वक्त रीइंस्टेटमेंट के वक्त मेंशन करता है कि जी मुझे कोई इलनेस है, हो गई है ड्यूरिंग दिस पीरियड लास्ट 2 ईयर्स या 3 ईयर्स जब से ये पॉलिसी की, अगर वो मेंशन कर देते हैं यस, तो फिर हम उसका मेडिकल कराते हैं, उसको असेस कराते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। अगर वो लोडिंग उसमें लगनी होती है तो उसको लोडिंग के थ्रू एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करके उसको कवर करते हैं, और अगर वो मिसलीडिंग कर रहा है तो देन फिर वही होता है कि क्लेम अगर बाद में पता ना चला कि जब क्लेम आता है तो वो फिर रिफ्यूज हो जाता है। ये प्रोसेस इंश्योरेंस में एक ये जो एजेंट सेलिंग वाला प्रॉब्लम था, इसकी वजह से बहुत सारे इशूज हुए, क्योंकि जो बंदा पॉलिसी ले रहा होता है उसको एजेंट कुछ और बता के पॉलिसी सेल आउट कर देता है। तो इसमें आपकी तरफ से क्या रिकमेंडेशन है कि जो बंदा पॉलिसी ले रहा है वो अपनी तरफ से क्या क्या चेक करें? बैंक इंश्योरेंस में भी केस आता है और इंडिविजुअल एजेंट जो सेल आउट कर रहे थे उसमें से इंडिविजुअल जो बेसिकली आपके कॉर्पोरेट के जो एम्प्लॉयज़ के थ्रू एजेंट्स होते हैं उसमें मिसलीडिंग बहुत कम होती है, ज़्यादातर आपको होती है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है कि कमीशंस के रेट बहुत हायर होते हैं, तो वो सब अपने कमीशन को फोकस होते हैं रादर के उनकी लायबिलिटी जो होती है अपने कस्टमर से कम होती है। मगर हमारे जो डायरेक्ट सेल्स होती है उसके अंदर, क्योंकि हम एजेंट जो हमारे कंसल्टेंट है जो कि पॉलिसी सेल आउट कर रहे हैं, हम उसकी भी स्क्रूटनी कर रहे होते हैं जिस वक्त उसको हायर करते हैं, और देन प्लस उसकी रिलेशनशिप विद द कस्टमर उसको भी देख रहे होते हैं कि वो कस्टमर को मिसलीड तो नहीं कर रहा है। और होते हैं केसेस बिल्कुल आते हैं कि जहाँ पे मैं ज़्यादातर केस होते हैं जहाँ आप मैक्सिमम आपके ताल्लुकात होते हैं, जैसे सपोज आपके कज़न है, आपका बहुत पक्का दोस्त है, जहाँ पे पॉकेटिंग ऑफ प्रीमियम वाले केसेस रेफर नज़र आते हैं, जहाँ उसमें आप ट्रस्ट इतना हो जाता होता है आपके ऊपर कि यार मेरा ये 50,000 जो है जमा कर देना कैश की सूरत में। इसीलिए हम हर मैटर में और उनको कहते हैं कि हम थ्रू बैंकिंग के थ्रू जो है वो प्रीमियम लेंगे। हमने कट डाउन कर दिया कि जी हम कोई कैश प्रीमियम नहीं लेंगे, तो और क्लाइंट को भी हम रेफर करते हैं, अपने लेटर्स में भी रेफर करते हैं कि प्रीमियम थ्रू पे IBFT हो या बैंकिंग नेचर में चेक की सूरत में। 2-3 चीज़ ऐड करूँगा उसमें। पहली चीज़ कि ये होता है कि जो भी हमारा सेल्स एजेंट है उसको एक ट्रेनिंग कोर्स करना जरूरी है, तो वहाँ पे एक तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, पहले एजेंट्स को पहले ये होता था, ठीक है। दूसरा ये कि जो बैंक के चैनल के थ्रू है, बैंक के चैनल के थ्रू है, वहाँ पे कस्टमर को इंश्योरेंस पॉलिसी से एक्टिव करने से पहले कॉल जरूर आती है कि आपको ये आपकी पॉलिसी है, ये आपका प्रीमियम है, आप बिलिंग है, ये सी नो, कस्टमर का कॉन्सेंट जरूर लिया जाता है, ठीक है। तीसरी चीज़ यूजुअली इंडियन लाइफ की पॉलिसी एक फ्री लुक पीरियड होता है। फ्री लुक पीरियड होता है कि आपको 20 दिन या 30 दिन का फ्री लुक पीरियड है, जब भी आपको चाहे उसमें आ गया पॉलिसी की कैंसिल करा सकते हो, क्लेम वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ये पॉलिसीज़ के एट्रीब्यूट्स बन चुके हैं, तो प्रॉब्ली यहाँ पे भी हमने वो कट डाउन किया कि मिस सेलिंग के साथ ये इशू आ रहे हैं, तो किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं उसको। एक सवाल है इंश्योरेंस मुंतसिब के हवाले से, जब भी अगर कोई केस इंश्योरेंस मुंतसिब पे आता है तो यूजुअली ये देखा जाता है कि उनका जो क्लेम
करने वाला जो इंडिविजुअल होता है उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर उसकी तरह दिख रहा है, तो कितना डिफिकल्ट है आपकी इंश्योरेंस इंडस्ट्री इसमें ये सवाल का जवाब तो ऐसे लीगली दे सकते हैं, लीगल सेक्शन हमारा, मगर जो वैसे डिस्कशन होती है लाजमी तौर पे एक जो पॉलिसी होल्डर है उसका क्योंकि पैसा लगा हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी के पास लाखों की तादाद में कस्टमर हो, तो जो भी मुतसिब होगा उसका सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा उसकी तरफ होगा। अगर आप प्रेजेंट कर प्रॉपर करते हैं कि हाँ ये डॉक्यूमेंट एविडेंस है जिसकी बेस के ऊपर हमने इसका क्लेम रिफ्यूज़ किया है, या जो भी फैमिली जाती है तो वो फिर वहाँ पे उसी लिहाज से जजमेंट होती है। हाँ, जहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स वीक्स हैं वहाँ पे आपके खिलाफ डिसीजन आ सकता है। सर लास्ट वाला पाकिस्तान में डिस्पाइट हमें 25 करोड़ आबादी है लेकिन इंश्योरेंस अवेयरनेस इतनी नहीं है, तो उसके बारे में अगर आप कोई मैसेज देने पब्लिक को इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस के बारे में समझाना चाहिए। मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुख्तलिफ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्टेट लाइफ है, गवर्नमेंट है, वो प्रीमियम बहुत कम के ऊपर करेगी, मगर जो उनका सिस्टम है और जो हम एडवांस सिस्टम्स पे चल रहे हैं जैसे प्राइवेट सेक्टर जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनके, क्योंकि हम बहुत हाई टेक टेक्नोलॉजी से चलने तो लाजमी तौर पर आपको पता है कि उसका प्रीमियम बिल्ट इन जो होता है वो हायर होगा। दूसरा ये कि हमारे कैश वैल्यू की बेस के ऊपर प्रीमियम है, तो इसलिए इसका प्रीमियम रेशियो ज़्यादा होता है। तो जो अर्निंग है आजकल के दौर में उसमें अफोर्डेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस जो है वो पब्लिक के लिए तो मुश्किल होती है। इसी वजह से जो रुझान है स्टेट लाइफ का आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे कस्टमर्स होंगे, किसान होंगे, बहुत कम अर्निंग होगी, मगर उनके क्योंकि मंथली प्रीमियम बेस्ड होता है और उसके प्रीमियम कॉस्ट जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट 2000, 2500, 3000 रुपये पर मंथ के हिसाब से होता है, मगर उसको खुद चलाना है। यहाँ पे हम रेफर करते हैं अपने कस्टमर को कि आपका ड्यू हो गया रिन्यूअल, उनको याददाश्त इंडिकेट कर रिमाइंडर पे रिमाइंडर मैसेजेस कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इससे इन सबकी एक कॉस्ट है। तो वो कॉस्ट जो है वो हमारी इस लिहाज से थोड़ी प्रीमियम हायर होते हैं रादर देन द स्ट्रेट लाइफ ज़्यादा होते हैं। बेसिकली एक और चीज़ भी एलिमेंट है कि अवेयरनेस का, ठीक है, अवेयरनेस प्रॉब्लम लोगों को पता है इंश्योरेंस होती है, लेकिन लोग उसको ऐसा ट्रीट करते हैं लाइबिलिटी, रादर ये एक एसेट है आपकी फैमिली की, ठीक है। अल्लाह ना अगर कुछ हो जाए आगे का कोई नहीं सोच रहा कि फैमिली का क्या होगा, ठीक है, यानी ये अमाउंट मैं दे रहा हूँ अगर किसी क्लेम के तौर पर फायदा ये फैमिली के लिए, वो ये नहीं सोचता, वो ये सोचता है अभी करंट है। दूसरा ये उसको कंपेयर करता है सेविंग प्रोडक्ट से, जबकि सेविंग प्रोडक्ट है नहीं, ये प्रोटेक्शन है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है, जब तक आप उसको एज अ सेविंग प्रोडक्ट देखेंगे यार मुझे 5 साल बाद इतना पैसा मिलेगा, 10 साल बाद इतना मिलेगा, पर इंश्योरेंस का पर्पस खत्म होगा। तो यहाँ पर ये मसला आता है। थैंक यू वेरी मच। चलिए हमारे पास ये था कि व्हाट इज द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द एक्सपीरियंस इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे 11 साल का है, मेनली पहली जॉब थी यहाँ पर, स्पेसिफिकली मेरा डोमेन है ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को डील कर रहा था, ठीक है। इनका डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस और काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस था आपको बताना। मेरा नाम जमाल है और अभी मैं तकरीबन ऑलमोस्ट 28 ईयर्स हो गए ये फी लाइफ से इंटरेक्टेड हुए हुए, और मेरा जो मेजर पहले रहा है वो क्लेम्स ही रहा है, ग्रुप लाइफ क्लेम्स और इंडिविजुअल लाइफ क्लेम्स। अब मैं टोटली डिफरेंट उसमें हूँ, तो लास्ट 4 ईयर्स से ग्रुप बेनिफिट डिवीजन के अंदर काम कर रहा हूँ। सो व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, AFU क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं? लेकिन पहले तो सेकंड में बात कर लेते हैं, एक है आपका इंडिविजुअल लाइफ सेगमेंट जो कि आप इंडिविजुअल मेंबर्स को आप इंश्योरेंस पॉलिसी से करते हैं, ठीक है। एक है कॉर्पोरेट सेगमेंट जहाँ पे हम कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ को कवर करते हैं, कंपनी आती है, हमारा जो डील होती है बेसिकली जो रिलेशनशिप होते हैं कंपनी से, हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं कंपनी से, ठीक है। तो कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को इंश्योर कराती है एज पर लेबर लॉ कि हर एम्प्लॉय की 5 लाख की कवरेज होना जरूरी है। तो एक सेक्शन हमारा कॉर्पोरेट इंश्योरेंस का है जो कि हमसे कॉर्पोरेट लाइफ को डील कर रहे होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका इंडिविजुअल लाइफ का सेक्शन, एक होता है बैंक का, जहाँ पे बैंक के कस्टमर्स वगैरह के लिए आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स ला रहे होते हैं। तो ये 3 मेन सेगमेंट्स हमारे, इसके अंदर हम फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं, ठीक है। ग्रुप लाइफ अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो ग्रुप लाइफ आपका मेनली आपका बेसिक डेथ बेनिफिट जो आप एम्प्लॉय को करते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा आपका एक चल रहा होता है पे कंटिन्यूएशन, यानी किसी मेंबर की डेथ हो जाए तो आप उसकी सैलरी कंटिन्यू कर रहे होते हैं कुछ स्पेसिफिक ईयर्स के लिए, ठीक है। एक सेगमेंट है, एक प्रोडक्ट हमारा क्रिटिकल इलनेस कवर। क्रिटिकल इलनेस कवर होता है कि हमने 10 से 12 डिजीज़ जो मेजर डिजीज़ है उसकी हमारी एक लिस्ट है, अगर किसी एम्प्लॉय को वो डिजीज़ हो जाता है तो हम उसको एक अमाउंट क्लेम अमाउंट दे रहे होते हैं। तो इस तरह की एक ग्रुप लाइफ के प्रोडक्ट्स है। इंडिविजुअल लाइफ की बात करें तो फिर उनके डिफरेंट ग्रुप आते हैं, वहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, एक तो कवरेज इंश्योरेंस, एक है सेविंग एलिमेंट। कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में सेविंग एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस 1 साल की टर्म होता है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है आपका, आप अगर इवेंट अगर होता है तो आप क्लेम भी करते हैं, अगर नहीं होता तो नहीं कर रहे, ठीक है। इंडिविजुअल लाइफ में 2 चीज़ होती है, एक तो इवेंट अगर कोई अगर होता है, इवेंट से मुराद है कोई डेथ या कोई भी डिसेबिलिटी कुछ भी हो आप क्लेम दे रहे हो। दूसरा अगर आपकी पॉलिसी पीरियड चल रहा है कोई इवेंट अगर नहीं हो रहा तो आप वहाँ पे उसकी कैश वैल्यू होती है, ठीक है। बेसिकली वो सेविंग एक एलिमेंट इन्वॉल्व होता है इंडिविजुअल लाइफ में। कॉर्पोरेट टाइम में ऐसा नहीं था।
अच्छा, इंडिविजुअल लाइफ में भी अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, मैरिज प्लान है, एजुकेशन प्लान है, हाउस प्लान है, तो डिफरेंट कैटेगरीज के प्लान होते हैं जिसमें अभी हमारे एक्सपर्टीज नहीं है, उसको कॉर्पोरेट ट्रेंड देख रहे हो, तो कॉर्पोरेट ग्रुप देख रहे हो, तो हमारा एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट ग्रुप का है। ठीक है, बैंक की बात करूँ तो बैंक अपने डिपॉजिटर्स को कवर करना होता है। ठीक है, उनके लिए प्रोडक्ट लाना है कि अगर आपने 2 लाख का डिपॉजिट कराया तो हम आपको फ्री इंश्योरेंस देंगे, लाइफ इंश्योरेंस हो गई, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस हो गई, तो वो एक अलग सेगमेंट होता है जो बैंक हमसे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। तो 3 प्रॉपर एक सेगमेंट है हमारे यहाँ पर करने में ये लाइफ में। तो ये जैसे आपने भी सेविंग वाली बात करी, एक नॉर्मल मिसकंसेप्शन होता है लोगों में, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं इंश्योरेंस के बारे में, तो वो इंश्योरेंस बैंक लेते हुए वो ये समझती है तो ये सेविंग प्लान है, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है। जब क्लेम का टाइम आता है तब उनको पता चलता है कि ये तो सेविंग प्लान नहीं था, ये तो एक हमारी मिटिगेशन थी, रिस्क मिटिगेशन मिसकंसेप्शन ये है कि लोग उसको एज अ सेविंग प्लान लाया जा रहा है, जबकि एक प्रोटेक्शन प्लान है। ठीक है, सेविंग प्लान आपके मार्केट में दूसरे बैंक्स आपको देते हैं फिक्स डिपॉजिट से, सर्टिफिकेट से, वहाँ पे आपको फिक्स रिटर्न भी आपको पता है कि रिटर्न मिलता रहेगा। यहाँ से नहीं, क्यों? यहाँ पे एक तो आपका प्रोटेक्शन है प्लस सेविंग है, और सेविंग डिपेंड करता है मार्केट के आपके प्रोडक्ट की टाइप में। ठीक है, आपने अगर रिस्क वाला प्रोडक्ट लिया जो स्टॉक मार्केट है उसके अलग रिटर्न है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सारी आपने प्रोडक्ट लिया, प्लान वो सेलेक्ट किया जिसका कोई इसमें रिस्क नहीं है, तो मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लोग समझते हैं कि यहाँ पे पैसा दूंगा, इंश्योरेंस भी मिल गया मुझे और बैंक की तरह प्रॉफिट मिल रहा है, वैसे नहीं है। तो यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन जिसकी वजह से जब क्लेम का टाइम या मैच्योरिटी का टाइम आता है पॉलिसी का, तब आगे भी ज़्यादा होगा। तो टर्म्स एंड कंडीशन क्लियरली चीज़ें लिखी होती है तो कोई पढ़ नहीं रहा होता, मोस्टली ये होता है कि एजेंट्स आपके होते हैं, बेस्ट सेलिंग भी इंश्योरेंस में ज़्यादा होती है। कि कॉर्पोरेट लाइन्स में ऐसा नहीं होता, कॉर्पोरेट एक लर्न हमारे कस्टमर है, इसको सारी चीज़ें पता है, और पॉलिसी डॉक्यूमेंट वहाँ भी इशू कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल लाइफ में कर रहे होते हैं। फर्क नहीं है कि इंडिविजुअल लाइफ जो कॉर्पोरेट एजेंट बात करता है, सेल्स एजेंट, वो उसको फॉलो कर लेता है, ना कि वो डॉक्यूमेंट्स सब चीज़ें पढ़ रहा होता है। कॉर्पोरेट लाइन में ऐसा नहीं, वो फिर वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन पहले आती है, लीगल डिपार्टमेंट्स को प्रूव करके फिर वो इंश्योरेंस पॉलिसी को चीज़ कर रहा होता है। इंश्योरेंस एक बहुत फ्यू इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान में जो इतनी ज़्यादा रेगुलेटेड है। इंश्योरेंस जिसमें से एक है वो बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड इंडस्ट्री। तो आप लोग कैसे अपने आप को जो लेटेस्ट कंप्लायंसेज हैं उससे अपडेट करते हैं, लेटेस्ट जो भी रेगुलेशन आती रहती है उससे आप लोग कैसे अपडेट करते हैं? हमारे ऊपर एक SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन आती है, हम सारे रेगुलेशंस हुई होते हैं SEC की तरफ से डायरेक्ट होते हैं। ठीक, हमारे डिपार्टमेंट, हमारी कंपनी में कंप्लाइंस का एक डिपार्टमेंट सेपरेट चल रहा है और एक लीगल डिपार्टमेंट सेपरेट चल रहा है। तो जो भी रेगुलेशंस आती है इन 2 डिपार्टमेंट का काम है कि उसको कंप्लाई कराना। ठीक, प्लस हमारी अपनी इंटरनल ऑडिट टीम्स हैं, तो वो क्वार्टरली या हाफ ईयरली बेसिस पे वो सारी डिपार्टमेंट्स को ऑडिट कर रही होती है। इसके अलावा फिर SEC भी अपना ऑडिट करता है। ठीक, अभी बल्कि हमारा ऑडिट चली है करंट इस महीने चल रहा है। तो ऊपर से मतलब आप देखिए तो हर चीज़ पर अपने कंट्रोल आया, एक इंटरनल ऑडिट टीम हमारे, एक एक्सटर्नल ऑडिट आती है SEC की, प्लस हमने कंप्लाइंस का डिपार्टमेंट ओपन किया हुआ, लीगल डिपार्टमेंट हमारे पास। तो फिर कोई चांस होता नहीं कि हम उनको रेगुलेशन फॉलो ना करें, वो मिस हो जाए, तो कंप्लाइंस में क्वेश्चन होगी इस चीज़ पे। सर कोई ऐसा चैलेंजिंग क्लेम क्या बताना है कि कोई केस हो रहा है बहुत चैलेंजिंग क्लेम था? मेरी जो वैसे तो बहुत सारे केसेस हुए जिनमें डेथ और डिसेबिलिटीज है। एक जो बड़ा रिनाउंड हुआ, बड़ा फेमस क्लेम था फ्रॉडलेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक फैमिली थी जो कि पंजाब से उसने इंश्योरेंस बाय की, एक अच्छी लमसम अमाउंट में, और फिर वो माइग्रेट करके कराची आ गई। कराची में उस बंदे का पता चला गया कि जी FIR पुलिस से कटवाई गई कि जी बर्न केस हुआ और डेथ हो गई, उसकी तदफीन हो गई है। फिर जब क्योंकि जब आपके इंश्योरेंस क्लेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब अर्ली क्लेम्स आते हैं ना, तो सबकी आंखें और कान खुल जाते हैं, यानी अचानक इतना बड़ा क्लेम कैसे आ गया। और प्लस एक्सीडेंटल, तो एक्सीडेंटल की एक अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे नॉर्मल डेथ होगा तो उसमें कम रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो आपको पुलिस की FIR भी चाहिए, पोस्टमार्टम भी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें थी। जब हमने उनसे रिक्वायरमेंट कॉल की, पोस्टमार्टम में जी हम पोस्टमार्टम तो नहीं मगर FIR है, और आपको पता है जैसे हमारे पुलिस का महकमा है तो उनकी इन्वॉल्वमेंट, तो उन्होंने एक